कलाम साहब जो था वो कहा करते थे, यू हैव टू ड्रीम्स बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम टू ट्रू, कि आपको सपने लेने चाहिए, अगर आप सपने लेंगे तभी वो सपने जो है वो साकार भी होंगे। तो इसीलिए जो है वो कभी कभी ये ज़रूरी हो जाता है कि आप खुद को जो है वो ड्रीम्स के माध्यम से भी जो है वो मोटिवेट रखें। नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है मिशन एलाइड के 75 पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। तो जब तक एचएएस का एग्जाम नहीं होता हम जो है वो अमृत काल की तरह जो है वो रिवाइज जो है अब कर रहे हैं, और अब 75 एडिशंस जो है वो इसकी पूरी हो गई हैं मिशन एलाइड की। तो हम जो है वो अमृत महोत्सव जो है वो मना रहे हैं। जब तक एचएएस का एग्जाम नहीं हो जाता हम प्रीवियस 75 पार्ट्स को ही जो है वो रिवाइज करेंगे। डेली हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते थे, अब इस रिवीजन में जो है वो 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टैगोर सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन। तो बोलते हैं संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन के लिए टैगोर केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। टैगोर स्टडी सेंटर, सेंटर फॉर स्टडी जो था ये कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये शिमला में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलो सही बात है, शिमला में किया गया था। शिमला के बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ते रहते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो शिमला में बहुत सारी चीज़ें स्थित है। शिमला में जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो शिमला में जो है वो स्थित है। शिमला में जो है वो आपने ध्यान रखना है कि विधानसभा की बिल्डिंग जो है वो आती है। शिमला में बड़े बड़े होटल्स आते हैं, जैसे कि पीटर ऑफ होटल हो गया, ये पहले वाइसराय भी यहाँ पर रहते थे। पंजाब का हाई कोर्ट यहाँ पर रह चुका है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी आ गया, ये भी वाइसराय का रेजिडेंस जो है वो रह चुका है। फिर राष्ट्रपति निवास के रूप में भी जो है ये रह चुका है। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें शिमला में है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिवाल्सर मोनेस्ट्री हैज़ बीन बिल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल स्टाइल। तो बोलते हैं कि रिवाल्सर मोनेस्ट्री जो है ये कौन से आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बनी हुई है। तो ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी हुई है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो ये पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी हुई है। यहाँ पर गुरु पद्म संभव के साथ जो है वो इसको जोड़ा जाता है। गुरु पद्म संभव ने जो था वो इसको बिल्ड किया था। रिवाल्सर मोनेस्ट्री को 8th सेंचुरी में जो था वो इसको बिल्ड किया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। और फेमस रिवाल्सर लेक के साथ ही लगती है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। और आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बने हुए हैं वो कौन कौन है, जैसे कि हडिम्बा माता का मंदिर हो गया, ये मनाली में जो है वो स्थित है। डुंगरी माता भी जो है वो कहा जाता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर हो गया, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर जो है ये भी कुल्लू में पड़ता है, कुल्लू के नगर में पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। आदि ब्रह्मा टेम्पल हो गया, ये भी जो है वो कुल्लू में स्थित है। कोखान कुल्लू के कोखान में स्थित है, पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें जी, हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हिमाचल प्रदेश फर्स्ट ड्राई पोर्ट बाय कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि हिमाचल निम्नलिखित में से किस स्थान पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा हिमाचल प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट जो था वो स्थापित किया गया था। तो हिमाचल प्रदेश का पहला ड्राई पोर्ट जो था वो स्थापित किया गया था कहाँ पर, बद्दी में। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब चलो ठीक है, बद्दी में जो था ये स्थापित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर हम डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात करते हैं, क्योंकि बद्दी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो पड़ता है, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं। जैसे कि क्या क्या क्वेश्चन जो है वो वहाँ से निकल कर आते हैं। आपने यहाँ से ये ध्यान रखना है कि सोलन जो है ये इंडस्ट्रियल एरिया है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो यहाँ पर स्थित हैं। तो पहली जो इंडस्ट्री थी ना वो सोलन में कब आई थी, ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखना है कि पहली इंडस्ट्री जो था वो सोलन में कब आई थी। तो सोलन में पहली इंडस्ट्री जो था वो आई थी 1961-62 में। फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट था सोलन का 1961-62 में, और सेकंड था 1964-65 में। आपको पता है परमाणु भी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है, तो परमाणु को इंडस्ट्रियल एरिया जो था वो 1975 में जो था वो डिक्लेयर किया गया था, ये ध्यान रखें। और बद्दी तो आपको पता है इंडस्ट्रियल एरिया है ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच ईयर कुनिहार प्रजामंडल वॉज एस्टेब्लाइज्ड। तो बोलते हैं कि कुनिहार प्रजामंडल जो था वो कौन से ईयर में जो था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। हमने बहुत बार पढ़ा है कि कुनिहार प्रजामंडल 1939 में एस्टेब्लाइज हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर है। 1939 में ये कुछ एक डिमांड्स को लेकर जो था वो सेटअप किया गया था। इन्होंने डिमांड की थी कि जो भी पॉलिटिकल वर्कर हैं जिनको जेलों में रखा गया है उनको जो है वो वहाँ से रिहा किया जाए। इन्होंने डिमांड की थी कि लैंड रेवेन्यू जो है वो उसको रिड्यूस किया जाए बाय 25%। और इन्होंने जो प्रजामंडल के ऊपर बैन लगा दिया गया था उसको बैन को हटाने की भी जो है
वो इन्होंने मांग की थी, ये भी ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि किसकी लीडरशिप में जो था ये हुआ था, तो गौरी शंकर और कांसीराम इनकी अध्यक्षता में जो था ये कुनिहार प्रजामंडल हुआ था। सिरमौर प्रजामंडल की बात करते हैं तो वो भी 1939 का ही है सिरमौर प्रजामंडल। उसके लीडर थे चौधरी शेरजंग मुख्य रूप से, और भी थे जैसे कि नागिंदर सिंह हो गया, नाहर सिंह हो गया, हरीश चंद्र हो गया, देवेंद्र सिंह हो गया, ये भी इसके साथ जुड़े हुए थे सिरमौर प्रजामंडल के साथ। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो थ्रू आउट द कंट्री एज पर 2011 सेंसस। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पूरे देश भर में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात रहा। हिमाचल की बात नहीं की जा रही, ये जिला ऐसा है कि इसने पूरे इंडिया में जो है वो जो बाल लिंगानुपात है वो उसमें सबसे अधिक जो है वो स्कोर किया। ये है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। लाहौल स्पीति का चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो कितना रहा, तो 1033 जो है वो रहा। देखिए जहाँ पर अगर हम ओवरऑल हिमाचल के चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करते हैं तो वो है 972। ये हिमाचल प्रदेश का सेक्स रेशो है, जो जनरल सेक्स रेशो है। अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करते हैं ना, तो चाइल्ड सेक्स रेशो लाहौल स्पीति का सबसे ज़्यादा है और ये 1033 है। और आपको पता है चाइल्ड सेक्स रेशो की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन ही ये होती है कि फीमेल पर 1000 मेल्स, मतलब पर 1000 मेल अगर पैदा होते हैं तो महिलाएं कितनी पैदा होती हैं, तो उस हिसाब से जो है इस चीज़ को काउंट किया जाता है। चाइल्ड सेक्स रेशो लाहौल स्पीति का 1033 है, ये आपने मुख्य रूप से ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं चोला, डोरा, चादरू आर मेन रैम्पेंट ऑफ विच ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं चोला, डोरा, चादरू हिमाचल प्रदेश की किस जनजाति के जो हैं ये मुख्य पोशाक हैं, तो ये गद्दी ट्राइब के जो हैं वो मुख्य रूप से पोशाक हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगर हम गद्दी ट्राइब की बात करते हैं तो गद्दी ट्राइब मुख्य रूप से जो है वो चंबा और कांगड़ा रीजन में जो है वो पाई जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। गद्दी ट्राइब के बीच में कुछ एक मैरिज के टाइप जो है वो प्रचलित हैं, वो मैरिज के टाइप भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। गद्दी ट्राइब की ही अगर हम बात करते हैं तो गद्दी ट्राइब के बीच में आपने ये भी ध्यान रखना है कि राजा संसार चंद जो कांगड़ा के हुआ करते थे, उन्हें एक गद्दी लड़की के साथ प्यार हो गया था जिसका नाम था नोखू, वो भी आपने ध्यान रखना है, नोखू का नाम भी। इनके बीच में जो मैरिज के टाइप है, शादियों के जो प्रकार हैं वो भी प्रचलित हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि घर जवांतरी हो गया, ये मैरिज का टाइप है, घर जवांतरी। और उसके बाद झंझारा हो गया, ये भी मैरिज का टाइप है। झिंडफुक हो गया, ये भी मैरिज का टाइप है। दान पुण्य हो गया, ये भी मैरिज का टाइप है। और चोला, डोरा, चादरू, ये तो इनके बीच में जो है वो क्या है, ये इनकी ड्रेसेस हैं एक तरह से। जो लोकल ड्रिंक इनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है उसको झोल कहते हैं। सुर भी जो है वो उसको मुख्य रूप से कह देते हैं, तो वो आपने यहाँ से इनके ड्रिंक भी जो है वो ध्यान रखने हैं। गद्दी ट्राइब वैसे तो देखो एग्रीकल्चर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, सेमी एग्रीकल्चर भी होती है, सेमी पेस्टोरल भी होती है, नोमैडिक, सेमी नोमैडिक भी जो है ये होती है, ये ध्यान रखें जी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं टॉन्स विच इज़ कंसीडर एज एन इम्पॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर, इट ज्वाइंस यमुना एट। तो टॉन्स देखो आपको पता है यमुना की सहायक नदी है, परंतु ये बोलते हैं कि टॉन्स यमुना को ज्वाइन कहाँ पर करती है। टॉन्स यमुना को कहाँ पर ज्वाइन करती है, ये कालसी नामक स्थान पर यमुना को ज्वाइन करती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब टॉन्स यमुना को कालसी नामक स्थान पर ज्वाइन करती है, चलो सही बात है। इसके बारे में अगर हम जाने तो टॉन्स देखो ये इम्पॉर्टेंट नदी है, ये जो है वो सुपिन और रूपिन, ये दो स्ट्रीम्स हैं, ये जब मिलती हैं ना तो ये टॉन्स नदी को जो है वो बनाती हैं। और टॉन्स के अलावा यमुना की अगर हम सहायक नदियों की बात करें और यमुना के बारे में पढ़ें हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपने ध्यान रखना है कि यमुना का वैदिक नाम जो है वो कालिंदी है। यमुना की जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि कौन कौन जो है वो इसकी ट्राइब्यूटरी है। एक तो टॉन्स हो गया, टॉन्स के अलावा गिरी इसकी एक सहायक नदी है, गिरी के अलावा जलाल इसकी सहायक नदी है, और असनी भी इसकी एक सहायक नदी है, मारकंडा इसकी सहायक नदी है। मारकंडा के अलावा जो है वो पब्बर भी इसकी सहायक नदी है। पब्बर के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पब्बर जो है वो कहाँ से निकलती है, तो पब्बर जो है वो चंद्रनाहन लेक के आसपास कहीं से निकलती है शिमला में, और बाटा भी जो है वो इसकी एक सहायक नदी है। तो ये आपने यमुना की सहायक नदियाँ जो हैं वो ध्यान रखनी है यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच रूलर ऑफ नूरपुर इज कंटेम्प्रेरी टू सिकंदर लोधी। तो बोलते हैं कि नूरपुर के कौन से शासक थे जो सिकंदर लोधी के जो था वो समकालीन थे। पिछले कल मैंने आपसे पूछा भी था ये क्वेश्चन और सभी ने जो था वो सही आंसर जो था वो कमेंट करके बताया था। नूरपुर
के शासक भीमपाल थे। ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भीमपाल थे जो सिकंदर लोधी के जो था वो समकालीन थे, और इनका जो कार्यकाल था ना भीमपाल का, वो कब से लेकर कब तक था, 1473 से लेकर 1513 तक था। ये आपने ध्यान रखना है। नूरपुर के शासक जो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे वो थे जसपाल, उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है। नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी होता था, तो धमेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, धमेरी की स्थापना राजा जेठपाल के द्वारा जो था वो की गई थी। ये भी आपने ध्यान रखना, कब की गई थी, 1000 ईस्वी पूर्व जो था वो की गई थी। और नूरपुर के महानतम शासक कौन हुए, वो हुए राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह के कार्यकाल के दौरान जहांगीर ने भी जो था वो विजिट किया था, वो भी ध्यान रखना है। बैटल ऑफ ढलोग हमने पढ़ी थी कि ढलोग की लड़ाई किसके किसके साथ हुई है। ढलोग की लड़ाई चंबा के साथ जो था वो इनकी हुई थी, और जनार्दन जो था वो यहाँ पर मारा गया था, जो कि चंबा का राजा जो था वो होता था। ये सारा आपने यहाँ से सिनेरियो ध्यान रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नूरपुर के अंतिम शासक भी थे क्या कोई, तो कौन थे नूरपुर के अंतिम शासक, वो आप कमेंट करके बता दीजिए। चलो एक आपके लिए छोटा सा काम है, रिवीजन भी आपका हो जाएगा। आगे बोलते हैं हु बिकेम चेयरमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा इन 1982। तो बोलते हैं कि 1982 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो थी इसके जो चेयरमैन बने थे वो कौन बने थे, तो इसके जो अध्यक्ष बने थे ना वो कौन बने थे, वो बने थे ऑप्शन बी टी.एस. नेगी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पूरा नाम था इनका ठाकुर सेन नेगी। ठाकुर सेन नेगी जो था वो बने थे। अगर हम विधानसभा अध्यक्ष की ही बात करते हैं तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष जो था वो कौन बने थे, 1952 में जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद। तो ये इनका नाम था जयवंत राम। जयवंत राम का नाम आपने ध्यान रखना है। 1956 से लेकर 1962 तक कौन रहे थे, 1956 से लेकर 1962 तक कौन रहे थे, वो रहे थे करम सिंह। उनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, करम सिंह का नाम भी। और आपने ध्यान रखना है कि 1982 में जो था वो कौन रहे थे, ठाकुर सेन नेगी जो था वो रहे थे। विद्या स्टोक्स भी जो है वो महिला स्पीकर रह चुकी हैं। तो विद्या स्टोक्स जो था वो 1985 में जो था वो बनी थी, 1985 में बनी थी, और 1990 तक जो था ये रही थी विद्या स्टोक्स के बारे में, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, ये भी आपको पता चल गया विधानसभा अध्यक्ष के बारे में। अगर हम उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष जो है वो 1982 में जो था वो श्री रणजीत सिंह वर्मा जो था वो हुआ करते थे। रणजीत सिंह वर्मा 1982 में उपाध्यक्ष जो था वो हुआ करते थे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के। आगे बोलते हैं विच कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश एंगेज्ड अर्लियर इन एक्सट्रैक्टिंग गोल्ड बाय वॉशिंग सैंड ऑन रिवर बैंक। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश का ऐसा कौन सा समुदाय है जो पहले नदी के किनारे बालू धोकर, इनके नदी के किनारे में जो रेत जो है वो बहकर आता है उसको धोता था, वहाँ से सोने के हल्के हल्के कण जो था वो निकलते थे। अगर आप ये सोचेंगे ना कि सोना प्योर सोना ही निकल जाता था, वैसा नहीं, सोने के हल्के हल्के पार्टिकल जो था वो निकलते थे, और इनको बड़े कम रेट पर जो था वो बेचा जाता था। जैसे कि रेत के कण होते हैं ना, वैसे ही सोने के थोड़े थोड़े पार्टिकल निकलते थे। तो ये दाऊल होते थे। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। दाऊल समुदाय के लोग होते थे जो इस तरह से जो था वो करते थे। यहाँ से पूछा गया तो 100% श्योर हूँ मैं कि इस तरह से यही क्वेश्चन जो है वो पॉइंट टू पॉइंट कहीं से भी ये पूछ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें जी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच लेक इज द सोर्स ऑफ पार्वती रिवर ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो बोलते हैं कि पार्वती झील जो कि कुल्लू जिले में जो है वो बहती है, पार्वती नदी जो कुल्लू जिले में बहती है उसका स्रोत जो है वो कौन सी झील को जो है वो माना जाता है। अब इसको ये जो मनतलाई है ना, मनतलाई झील, ये आपने ध्यान रखना है। मनतलाई झील ऑप्शन सी सही आंसर है। ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो पड़ती है, और पार्वती जो कि ब्यास की सहायक नदी है, ये माना जाता है कि ये यहाँ से निकलती है। हमारे पास कुल्लू में जो है वो भृगुताल झील जो है ये भी स्थित है। भृगुताल इसको कहते हैं, रोहतांग दर्रे के पास जो है ये स्थित है। हमारे पास चंद्रताल झील है। चंद्रताल झील जो है वो कहाँ पर पड़ती है, ये लाहौल स्पीति में जो है वो पड़ती है। ये आपने ध्यान रखना है। चंद्रा नदी जो है ना, चंद्रा और भागा दो नदियां हैं, तो चंद्रा नदी यहाँ से निकलती है। कुगती लेक नहीं है, कुगती जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंबा में जो है वो पड़ती है। वो भी आपने ध्यान रखना है कि कुगती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर जो है वो पड़ती है। कुल्लू की लेक्स हम रिवाइज करें अगर, तो कुल्लू में जो है एक तो मनतलाई झील हो गया, एक भृगु झील हो गया, एक सरियोलसर झील कुल्लू में आती है, श्रिंगटिंगू झील जो है वो कुल्लू में आती है। तो ये लेक्स जो है वो कुल्लू में मुख्य रूप से जो है वो आती हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी जो है वो सतलुज नदी की जो है वो सहायक नदी है।
सतलुज की सहायक की अगर हम बात करें तो बसपा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। बसपा जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। बसपा की पहाड़ियों से जो है निकलती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में ये, और ये सतलुज को जो है वो जाकर कड़छम नामक स्थान पर जो है वो ज्वाइन कर लेती है, ये भी ध्यान रखना है। वैसे ना अगर हम सतलुज की सहायक नदियां पढ़ेंगे तो सतलुज की सहायक नदियों में जो है वो मुख्य रूप से कौन कौन सी आएंगी। सतलुज की सहायक नदियों में जो है वो मुख्य रूप से जो है एक तो बसपा आपने पढ़ ही लिया, स्पीति जो है वो आती है जो हमने पढ़ा था कल परसों ही कि कुंजुम दर्रे के समीप कहीं से निकलती है। नोगली जो है वो भी सतलुज की सहायक नदी है। नोगली के अलावा जो है वो कुछ ऐसी नदियां हैं जो किन्नौर में इसके साथ मिलती हैं, जैसे कि रोप्पा हो गया, रोप्पा के अलावा यूला हो गया, वेंगर हो गया, रूपी हो गया, ये आपने ध्यान रखनी है। ये सारी सतलुज की सहायक नदी हैं। सतलुज जो है वो निकलती कहाँ से है, तो सतलुज जो है वो कैलाश जो माउंटेन रेंज है वहाँ पर मानसरोवर लेक के समीप रक्सताल झील से जो है वो निकलती है, और ये इम्पॉर्टेंट नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश में देखो सतलुज नदी के किनारे जो है वो बहुत सारे शहर भी जो हैं वो बसे हुए हैं। तो कौन कौन से शहर आप ऐसे देखेंगे जो सतलुज नदी के किनारे जो है वो बसे हुए हैं, तो ये शिमला से होकर भी बहती है, किन्नौर से होकर भी बहती है, बिलासपुर से होकर भी बहती है, सोलन से होकर भी जो है वो थोड़ी थोड़ी बहती है, कुल्लू को भी हल्का हल्का टच ये करती है, मंडी को भी ये हल्का हल्का टच करती है। और अगर आप बात करेंगे ना कि बिलासपुर का जो लुहणू ग्राउंड है उसके किनारे कौन सी नदी है, तो वो सतलुज नदी ही है, और बिलासपुर का नलवाड़ी मेला सतलुज नदी के किनारे ही लगता है, ये भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज तामसार माउंटेन पीक। माउंटेन पीक्स और ये कहाँ पर स्थित है, ये ज़रूर क्वेश्चन हमने रिवाइज तो करने ही हैं, परंतु रिवाइज भी ऐसे करेंगे बार बार करेंगे ताकि याद जो है ये रह जाए। तमसार जो है वो चंबा में पड़ती है पीक, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। इसका एल्टीट्यूड भी आपसे पूछा जा सकता है, इसकी हाइट आपसे पूछी जा सकती है। तो 5080 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, 5080 मीटर इसकी हाइट है। कुछ एक ऐसे इंपॉर्टेंट पीक्स जो चंबा के साथ कहीं ना कहीं पर जुड़ी हुई हैं, जैसे कि पीर पंजाल की रेंज हो गया, ये भी चंबा में मुख्य रूप से पड़ती है। तमसार पीक हो गया, चंबा में जो है वो पड़ती है। नरसिंह टिब्बा हो गया, चंबा में जो है वो पड़ता है। नरसिंह टिब्बा का एल्टीट्यूड अगर पूछा जाए तो 3780 जो है वो आपने ध्यान रखना है, या फिर 3750 के आसपास जो है वो इसका एल्टीट्यूड जो है वो है। गौरी देवी का टिब्बा हो गया, ये भी जो है वो चंबा में स्थित है। तो गौरी देवी का टिब्बा जो है वो इसका एल्टीट्यूड कितना है, इसका एल्टीट्यूड है 4030 मीटर। 4030 मीटर जो है वो गौरी देवी के टिब्बा का एल्टीट्यूड है। ये तो हो गई चंबा के। चंबा के अलावा अगर हम बात करें किन्नौर के, तो किन्नौर में सिल्ला पीक पड़ती है। अगर हम बात करें किन्नौर के अलावा कुल्लू की, तो कुल्लू में जो है वो इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीक जो पड़ती है कोई, वो पड़ती है श्रीखंड पीक, वो भी आपने ध्यान रखना है। 5182 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। अगर हम लाहौल स्पीति की बात करते हैं तो लाहौल स्पीति में गेफांग पीक, मुल्किला पीक, ये पीक्स जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ती हैं। तो ये हमने पीक्स जानी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की जो ऑप्शन में दिए गए थे उनकी भी और बाकी के भी। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं इन विच रिवर बेसिन अलायन दोगन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है वो अलायन दुहंगन जल विद्युत परियोजना जो है वो स्थित है, कौन सी रिवर बेसिन पर ये बनी हुई है, एक्जैक्टली ये पूछा जा रहा है। तो कौन सी रिवर बेसिन है ये। रिवर बेसिन की बात करें तो ब्यास रिवर बेसिन है, जहां पर ये अलायन दुहंगन जल विद्युत परियोजना जो है वो बनी हुई है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है ये भी पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है ये स्थित है, ये आप ध्यान रखें, डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो स्थित है। और अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं कि कितने मेगावाट की ये है, तो ये लगभग 192 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। कितने 192 मेगावाट की ये इम्पोर्टेंट परियोजना है। कुछ एक परियोजनाएं जो जिनकी कैपेसिटी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उन परियोजनाओं के नाम सुनिए बड़े ध्यान से। जो कशांग परियोजना है ये 243 मेगावाट की परियोजना है। कशांग और करयांग परियोजनाएं जो है ये सतलुज रिवर बेसिन पर बनी हुई है। और सावड़ा कुड्डू परियोजना की बात करें तो ये 111 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। सैंज परियोजना की बात करें तो ये 100 मेगावाट की परियोजना है। सोंगटोंग कड़छम परियोजना की बात करें तो 450 मेगावाट की परियोजना है। रेणुका जी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 40 मेगावाट की परियोजना है। एक हमने नखतन परियोजना पढ़ी थी वो 460 मेगावाट की है। किसाऊ बांध परियोजना मैंने आपसे पूछा भी था, कमेंट करने के लिए बताया था बड़े पहले, तो वो 660 मेगावाट की जो है वो परियोजना है, किसाऊ बांध परियोजना। तो ये आपने इन परियोजनाओं के बारे में अब ध्यान रखना है कि कितने कितने मेगावाट की ये अलग अलग परियोजनाएं हैं।
अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन कैटेगरी ऑफ मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन सा मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट की श्रेणी में जो है वो नहीं आता। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इरिगेशन की ना, तो हिमाचल प्रदेश में जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है वो मेजर और मीडियम करके जो है वो डिवाइड किए गए हैं। तो कौन सा जो है वो इनमें आपको बताना है कि मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट में नहीं आता, तो वो आता है इनमें से शाह नहर प्रोजेक्ट कांगड़ा। ऑप्शन सी सही आंसर है। शाह नहर प्रोजेक्ट कांगड़ा जो है ये मीडियम की श्रेणी में जो है वो नहीं आता, तो फिर किसकी श्रेणी में आता है? ये मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का एक, और ये लगभग 15,287 15,287 एकड़ लैंड को जो है वो पानी अवेलेबल कराता है अभी तक। ये आपने ध्यान रखना है, इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये कितने लैंड को पानी प्रोवाइड करवाता है। हमारे पास बल वैली जो है ये भी एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि 2780 एकड़ लैंड को जो है वो पानी प्रोजेक्ट इरिगेट करता है। सिद्धाता परियोजना हो गई कांगड़ा की एक, जो 3180 मेगावाट की है। ये भी जो है ये 3150 मेगा हेक्टेयर एरिया को जो है ये सिंचित करती है। और आपने इसके अलावा ध्यान रखना है कि बिलासपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट है, चंगर बिलासपुर में है, चंगर एरिया ऑफ बिलासपुर में यहाँ पर प्रोजेक्ट है। ये 3050 हेक्टेयर एरिया को जो है वो क्या करता है, इरिगेट करता है। फिन्ना सिंह कल्टिवेटेड कमांड रीजन जो है वो 4025 हेक्टेयर लैंड को जो है वो क्या करता है, कवर करता है। ये आपने ध्यान रखना है। कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ? एक बार फिर से बता दूं, बल वैली प्रोजेक्ट 2780 हेक्टेयर लैंड को, सिद्धाता कांगड़ा का जो प्रोजेक्ट है वो 3150 हेक्टेयर लैंड को, और चंगर बिलासपुर का जो है वो 2350 हेक्टेयर लैंड को जो है वो इरिगेट करता है। कन्फ्यूज मत होना, मैंने फिर से बता दिया आपको। और शाह नहर तो आपको पता चल ही गया, यहाँ पर लिखा भी गया है एग्जैक्टली। बल वैली के बारे में लिखा गया है, सिद्धाता के बारे में भी लिखा गया है, चंगर बिलासपुर का है 2350 वो भी लिखा गया है यहाँ पर। और हमने जो फिन्ना सिंह परियोजना पढ़ी 4025 हेक्टेयर की, वो भी यहाँ पर लिखी गई है। तो ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। आगे बोलते हैं, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट टू स्मॉल एंड मार्जिनल टी प्लांटर्स इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जो छोटे और सीमांत चाय बागानों के जो मालिक हैं उनको कितनी % सब्सिडी दी जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। उन्होंने कोई भी एग्रीकल्चर इनपुट करनी है अगर अपने चाय के खेतों को लेकर, तो उनको जो है वो 50% सब्सिडी जो है वो देते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आपने ध्यान रखना है कि जो डाटा हमारे पास अभी तक 2020-21 का अवेलेबल था, उसके अकॉर्डिंग 2310 हेक्टेयर लैंड को जो है ये टी कल्टीवेशन में इस्तेमाल किया गया है। और 2020-21 तक जो है वो 11.45 लाख किलोग्राम जो है वो प्रोडक्शन चाय की हुई है। और स्मॉल और मार्जिनल जो फार्मर्स हैं उनको जो है वो 50% तक सब्सिडी जो है वो सरकार देती भी है। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें जी, क्या बोलते हैं व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैश इंसेंटिव गिवन इन हिमाचल प्रदेश अंडर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन BPL स्कीम। तो बोलते हैं इसमें 60 to 69 ईयर्स के जो पर्सन हैं उनको कवर किया जाता है। और ये जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन है, ये BPL यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो पीपल है उनके लिए मुख्य रूप से चलाई गई है। इसमें जो सहायता राशि दी जाती है वो 1000 रुपया दिया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। किस तरह से पूरी बात है, इसमें देखिए आप 60 to 69 के जो पीपल हैं उनको 1000 रुपया दिया जाता है। 70 से ऊपर जो है BPL हाउस होल्ड उनको 1700 रुपया दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। और फीमेल कैंडिडेट्स की ये बात की जा रही है। और आपने ध्यान रखना है कि 65 to 69 के बीच में कोई आता है तो उसको 1150 रुपया जो है वो दिया जाता है। और दिसंबर 2022 तक 39.97 करोड़ रुपया जो है वो स्पेंड किया जा चुका है इसमें। ये भी आपने ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि किस किस एज ग्रुप को कितना पैसा इसमें मिलता है। 60 to 69 1000 रुपया, 65 to 69 1105 रुपया ये महिलाओं के लिए, 70 से ऊपर 1700 रुपया। ये भी ध्यान रखना है। BPL तो है ही, बिलो पॉवर्टी लाइन तो है ही, वो तो आपको भूल नहीं सकता। अगला क्वेश्चन देखें जी, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सा संयोजन जो है वो सही दिया गया है। तो करथी क्या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, झूरी क्या काइंड ऑफ मैरिज है, लंग दरमा क्या कोई डांस है, और बाक्यांग क्या मैरिज का टाइप है। देखो लंग दरमा की बात करते हैं तो ये डांस है। ऑप्शन सी सही आंसर है। कॉम्बिनेशन करेक्ट पूछा है तो यही जो है वो हमारे पास सही हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं
कार्थी की तो कर्थी भी इसको कहते हैं। ये जो है ये डांस की फॉर्म है, कुल्लू में जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अगर हम झूरी की उसी तरह बात करते हैं तो झूरी भी जो है वो सिरमौर में परफॉर्म किया जाने वाला जो है वो डांस का टाइप है। ये आपने ध्यान रखना है। बाख्यांग की बात करते हैं तो बाख्यांग तो आपको पता ही है, बाख्यांग, बयांगचू, ये किन्नौर के जो हैं वो लोक नृत्य हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखें कौन कौन से किस कहाँ के हैं, ये आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ द अर्लीस्ट एपिग्राफिकली अ रॉक इंस्क्रिप्शन एट पठियार एंड खनियारा इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो बोलते हैं कांगड़ा के पठियार और खनियारा में जो प्राचीनतम जो शिलालेख मिले हैं उन पर लिपि जो मेंशन की गई है ना, उनके ऊपर लिपि कौन सी है वो, तो ये ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा जो है वो वहाँ पर मेंशन है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। एक तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि जो खनियारा का जो है ये कहाँ पर पड़ता है, जहाँ पर ये शिलालेख जो है वो मिले हैं। तो खनियारा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। और ब्राह्मी और खरोष्ठी ये मेंशन्स हैं यहाँ पर, ये लिपियाँ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी, पढ़ने को मिल जाएंगी। अगर हम लिपियों की ही बात करते हैं तो जैसे कि ओडम्बर हो गए, इनके कॉइन जो थे इनके ऊपर ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषाएं जो हैं वो देखी जा सकती हैं। त्रिगर्ता के जो कॉइन थे जो कि स्क्वायर शेप में पाए गए हैं, उनके ऊपर भी जो है वो ब्राह्मी और खरोष्ठी भाषा जो है वो देखने को मिली है। ओडम्बरों के सिक्के जो था वो कॉपर और सिल्वर के जो था वो हुआ करते थे, ये भी आपने ध्यान रखना है। बाकी तो आपको पठियार और खनियारा के बारे में तो पता चल ही गया, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं करोल पर्वत इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये जो करोल पर्वत है बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस जिले में जो है ये स्थित है। अगर हम करोल पर्वत की बात करते हैं तो करोल पर्वत हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सोलन डिस्ट्रिक्ट देखो, यहाँ पर दून वैली जो है वो स्थित है, यहाँ पर सप्रूम वैली जो है वो स्थित है, यहाँ पर जो है वो सरसा वैली हमने कल परसों पढ़ा था, वो वैली जो है वो यहाँ पर स्थित है। सरसा वैली में काफ़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो है वो कवर हो जाते हैं डिस्ट्रिक्ट सोलन के, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने सोलन के बारे में जो है वो यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश आर पाचा एंड कुल्टी ग्लेशियर। तो बोलते हैं पाचा और कुल्टी ये ग्लेशियर हैं दो। बोलते हैं अब हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में जो है ये आते हैं पाचा और कुल्टी ग्लेशियर। तो पाचा और कुल्टी ग्लेशियर जो है वो लाहौल स्पीति रीजन, लाहौल स्पीति क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर्स हैं जैसे कि बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर हो गया जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो आपने ध्यान रखना है। आपने एक बात ध्यान रखनी है कि ग्लेशियर जब पढ़ते हैं ना तो लाहौल वैली में अलग पड़ेंगे, स्पीति वैली में जो है वो अलग पड़ेंगे। तो जो लाहौल स्पीति की चंद्रा और भागा वैलियाँ आती हैं, इनमें जैसे कि चंद्रा वैली हो गया, इसमें जो है वो पाचा और कुल्टी ग्लेशियर जो है वो आ जाते हैं। कौन सी वैली में आए पाचा और कुल्टी ग्लेशियर? ये चंद्रा वैली में जो है वो आगे। डिस्ट्रिक्ट तो लाहौल स्पीति हो गया, वैली चंद्रा वैली है जिसमें ये आते हैं। और यहाँ पर जो है वो गेफांग ग्लेशियर आ जाता है। यहाँ पर जो है वो छोटा सिगड़ी ग्लेशियर जो है वो छोटा आ जाता है चंद्रा वैली में। बड़ा अगर हम भागा वैली की बात करते हैं तो भागा वैली में जो है वो मिलांग ग्लेशियर, मुल्किला ग्लेशियर जो है वो मुख्य रूप से आ जाते हैं। और भी ग्लेशियर हैं लाहौल स्पीति में जैसे कि लेडी ऑफ केलोंग हो गया, ये एक ग्लेशियर है। गेफांग ग्लेशियर हो गया, ये सारे जो है यहाँ पर पड़ते हैं। सोना पानी ग्लेशियर है, वो भी जो है वो लाहौल स्पीति में पड़ता है, तो वो भी आपने ध्यान रखने हैं। बस क्वेश्चन तो इसी तरह के होते हैं एग्ज़ाम में, पूछने का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। एग्जामिनर पता है आपको अपने हिसाब से सोचता है, उस हिसाब से वो क्वेश्चंस को भी डिज़ाइन करता है। एक और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या है, हमारे पास पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास पूछा गया, बोलते हैं कि यहाँ पर मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मैच करनी है। सुकेत मूवमेंट दिया गया है, सिरमौर लैंड मूवमेंट दिया गया है, क्योंथल मूवमेंट दिया गया है, चंबा फार्मर मूवमेंट दिया गया है, और हमारे पास इनके डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए गए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई है। डायरेक्टली जो है वो बात करते हैं, पहले का चौथा हो इस तरह से मैच होगा, ये चौथा पहला तीसरा दूसरा, तो इस तरह से हम उसको मैच करते हैं। इस तरह से था एग्जैक्टली, चौथा पहला तीसरा दूसरा। सुकेत मूवमेंट यानी कि 1862 में जो है वो हुई है। कौन से ईयर में? 1862 में हुई है। अगर हम बात करते हैं सिरमौर लैंड मूवमेंट की तो ये 1878 में जो है वो हुई है। अगर हम बात करते हैं क्योंथल मूवमेंट की तो ये 1897 के आसपास जो है वो हुई है। अगर हम चंबा फार्मर मूवमेंट की बात करते हैं तो ये 1895 में जो है वो हुई है। ये आपने ध्यान रखना है इन मूवमेंट के बारे में। क्वेश्चन देखें जी, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बोलते हैं सुनहरी देवी फ्रीडम
फाइटर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं सुनहरी देवी स्वतंत्रता से संबंध रखती हैं, स्वतंत्रता सेनानी थी, हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से जो है ये संबंधित है। इस क्वेश्चन को पहले हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अभी आपने कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि सुनहरी देवी जो है वो कौन से जिले से संबंध रखती थी। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से @allexam31 सर्च करना, टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।